नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत बेतिया की खबर से करेंगे। बेतिया में संदिग्ध परिस्थिति में 8 लोगों की मौत हो गई है। परिजनों ने जहरीली शराब से मौत की बात कही है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। मामला लौरिया थाना क्षेत्र के देउरुआ गांव का है। अभी एक व्यक्ति का इलाज प्राइवेट क्लिनिक में चल रहा है। जिन लोगों की मौत हुई है उनके नाम है बिकाऊ मियां, लतीफ शाह, राम वृक्ष चौधरी, नईम हजाम, भगवान पांडा, रातुल मियां, जुन्ना मियां और सुरेश शाह। जबकि मुमताज का इलाज चल रहा है जिसकी आंख की रोशनी चली गई है। लौरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 से 10 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। आधिकारिक तौर पे इसकी कोई पुष्टि नहीं किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हुई है। गांव का लोग भी कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है साथ ही कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई और ये मौत का जो आंकड़ा है वो और लगातार बढ़ सकता है। कुछ लोग इससे गंभीर भी हैं जिन्हें निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। आप देख सकते हैं कि अभी मैं एक बेतिया के निजी क्लिनिक में हूँ और जिनका जहां एक उस गांव के जो देउरुआ गांव बताया जा रहा है, उस गांव के एक पेशेंट जो हैं उन्हें यहां पे भर्ती कराया गया और गंभीर हाल में यहां पे भर्ती कराया गया है। मेरे यहां के स्थानीय जो इस क्लिनिक के जो डॉक्टर थे उनसे भी मेरी बात, उन्होंने भी कहा कि मरीज की कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है और मरीज का जो आंखों की रोशनी है वो भी चली गई। अब मैं हमारे साथ मरीज के एक परिजन है, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था आपके मरीज के साथ। कच्ची शराब पीने से ये प्रॉब्लम हुआ है। कच्चा शराब कहाँ मिलता है? शराब हमारे गांव में मिलता है। वहाँ पे तो अभी 5 लोग मर गए हैं, 6ठा इधर है। यहाँ भी आज डेथ हुई है एक आदमी। हाँ, एक आदमी का बसवरिया गाँव का एक आदमी का डेथ हुआ है। स्पष्ट तौर पे ये आरोप लगा रहे हैं और ये पुष्टि कर रहे हैं कि जो गांव में जितने भी लोगों की मौत हुई है वो जहरीली शराब पीने से हुई है और शराब मिल रही है, इसलिए लोग शराब पिए हैं और शराब पीने के बाद ऐसी स्थिति यहाँ पे बनी है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। और इस घटना के बाद सवाल उठता है कि क्या वाकई शराब पीने से 8 लोगों की मौत हुई? सबसे बड़ा सवाल यही है। और सवाल यह भी है कि शराब से मौत का परिजनों का आरोप क्या सही है, क्योंकि परिजन आरोप यही लगा रहे हैं। और सवाल इस घटना के बाद से यह भी उठ रहे हैं कि क्या शराब माफिया बेतिया में सक्रिय है? क्या वाकई खुलेआम अवैध शराब की बिक्री की जा रही है? क्या पुलिस की नाक के नीचे ये तमाम खेल चल रहा है जिसकी वजह से 8 लोगों की मौत हो गई है? अवैध और कच्ची जहरीली शराब बेची जा रही है। अगर वाकई मौत हुई है तो ये पुलिस की नाकामी नहीं तो आखिर क्या है? सवाल ये भी है कि शराब से मौत नहीं हुई तो आखिर मौत की वजह क्या है? और प्रफुल्ल जुड़े हुए हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रफुल्ल, पुलिस क्या कह रही है? लेकिन परिजन तो यही कह रहे हैं कि मौत जहरीली शराब पीने से ही हुई है। जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से ये स्पष्ट अभी तक नहीं किया गया है कि मौत किस चीज से हुई है। डीएम जो जिले के जिला पदाधिकारी जो हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि 2 लोगों के मौत की खबर उन्हें मिली है, लेकिन मौत किस परिस्थिति में हुई है और कैसे हुई है इसकी जानकारी नहीं हुई है। और एसडीएम नरकटियागंज और एसडीपीओ नरकटियागंज के नेतृत्व में टीम वहां भेजी गई और टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन परिजन जो है, मैं बता दूं आपको, परिजन स्पष्ट तौर पे साफ आरोप लगा रहे हैं कि गांव में शराब बनती है, मिलती है। जो लोग पिछले 48 घंटे से एक के बाद एक करके लोग मरे हैं 2 दिनों के अंदर, और कुछ लोग जो हैं वो भर्ती हैं अस्पताल में। और परिजनों ने स्पष्ट तौर पे आरोप लगाया है कि कच्ची शराब और जहरीली शराब पीने से ही उनकी मौत हुई है। जो विपक्ष के विधायक हैं उनसे भी बात हुई है, कल उनकी विधायक भी उस गांव का दौरा करेंगे और उन्होंने भी स्पष्ट तौर पे कहा है कि लौरिया में ही 2 साल पहले ऐसी घटना घट चुकी है जहां जहरीली शराब से 8 दर्जन लोगों की मौत हुई थी और फिर से ये मामला सामने आया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर की कार्यशैली पर जो है एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि इस तरह से आखिर शराब बेची जा रही है और फिर शराब पीने के बाद लोगों की मौत हो रही है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या कुछ जानकारी मिल रही है? परिजन जिस तरीके से कह रहे हैं कि गांव में खुलेआम अवैध शराब की बिक्री की जा रही थी और वही शराब पीने से ये मौत हुई है, लेकिन फिलहाल जो मुमताज नाम का शख्स अस्पताल में भर्ती है, क्या वाकई उसकी आंखों की रोशनी चली गई है? और डॉक्टर क्या वजह इसकी बता रहे हैं? जी
जी डॉक्टर से मेरी बात हुई, हालांकि डॉक्टर ने ऑन द रिकॉर्ड बोलने से कुछ भी इनकार कर दिया था, लेकिन मेरी बात हुई डॉक्टर से, उन्होंने स्पष्ट कहा कि परिजनों ने जो भर्ती दूसरे जगह से रेफर कराकर जब स्थिति गंभीर हो गई थी मुमताज की, उसके बाद उसे लेकर नर्सिंग होम में लाया गया था। वहाँ आज शाम भी 2 मरीज भर्ती कराए गए थे, एक इजहार और एक मुमताज। तो इजहार की देर शाम आज मौत हुई है उसी अस्पताल में, जिसके बाद परिजन लेकर गए हैं और आनंद फान में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। और मुमताज के बारे में ये बताया गया, डॉक्टर ने वो बताया कि परिजनों ने देर शाम ये बताया कि इन लोगों ने शराब पी थी, जिसके बाद डॉक्टर ने भी प्रशासन को इसकी जानकारी दे दी है कि उनके क्लिनिक में 2 लोग ऐसे लोग आए थे जिसमें से एक की मौत हो गई और एक भर्ती है जिन्होंने शराब पी थी। ये डॉक्टर ने ऑफ द रिकॉर्ड बात बताया और परिजन स्पष्ट तौर पर साफ साफ ये कह रहे हैं कि इन लोगों ने शराब पी थी और शराब पीने के कारण ही इनकी मौत हुई है। हालांकि प्रशासनिक मामले में ये पूरे जांच का विषय और लगातार जिला प्रशासन ये दावा कर रही है कि जांच करने के बाद जो भी स्थिति होगी स्पष्ट उसे किया जाएगा, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि इसमें नहीं हो पाई है कि ये मौत जो है जितने 8 लोगों या 9 लोगों की मौत। चलिए प्रफुल्ल, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पुष्टि होनी चाहिए, पुलिस को जांच करनी चाहिए और ये बात खुलकर सामने आनी चाहिए कि क्या वाकई इन सब की मौत जहरीली शराब पीने से ही हुई है, क्योंकि इससे पहले भी बिहार में हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। और धर्मांतरण से जुड़ी बिहार से बड़ी खबर है। गया में महादलित बस्ती में रहने वाले सैकड़ों महादलित लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। सभी महादलितों ने ईसाई धर्म कबूल किया है। सैकड़ों महादलितों का धर्मांतरण, सैकड़ों महादलितों ने कबूला ईसाई धर्म। ये है गया का बाजितपुर महादलित टोला और बेलवादी गांव, जहां 1.5 साल पहले सैकड़ों लोगों ने धर्मांतरण किया है। इस बस्ती में 1 साल पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक यहां ईसाइयों की ओर से प्रार्थना सभा आयोजित किया जाने लगा। फिर धीरे धीरे 15 से 20 परिवारों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। बताया जा रहा है कि यह मामला 1.5 साल पहले का है और 1.5 साल पहले ही इस गांव के जो लोग हैं वो हिंदू छोड़ करके ईसाई धर्म का अपना गया था। फिलहाल इस मामले में जो मगध थाना की पुलिस से जब बात किया गया तो उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि यह कुछ नया मामला नहीं है, बल्कि जो लोग धर्मांतरण किए हैं वो स्वेच्छा से ही अपने 1.5 साल पहले ही हिंदू छोड़ करके ईसाई धर्म किया गया। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले इस बस्ती के रहने वाली एक महिला के बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। बेटे को कई डॉक्टरों से दिखाने के बाद वो ठीक नहीं हुआ। ऐसे में किसी ने उसे ईसाई धर्म अपनाने की सलाह दी। उसके बाद ईसाई धर्म के कई लोग बस्ती पहुंचते थे और उसके घर में प्रार्थना सभा की जाती थी। लोगों की माने तो बच्चे की तबीयत भी ठीक हो गई थी, लिहाजा अंधविश्वास की अंधी दौड़ में कई और परिवार भी शामिल होते गए। खाए बहुत जगह दिखाए हैं, उतना भागा 10,000 20,000 जहाँ भी जाते हैं जहाँ ले लेते। अब सबको निकाय कि यीशु मसीह हिल जाइए हो जाएगा, तो अभी तो नए हिलवे कर रहे हैं, अभी सालों भर नहीं हुआ। पोस्टर नहीं मांगा कि इतना हमको लाइए। तो बोलते हो ना कि हाँ सभी लोग आइए और लोग को जोड़िए इसमें। नहीं वो केकरो ना कहा थी, कानून नहीं कि हमारे ने आवा, सब अपने से गेल थी, सब अपने अपने, कोई ना कहनो कहते कि हाँ ओकरो लाइया। अब सवाल है कि क्या वाकई ये मामला अंधविश्वास का है या फिर कुछ और। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलेन लीली की रिपोर्ट। बिहार के तकरीबन 10 जिले बाढ़ से बेहाल हैं। आज सीएम नीतीश कुमार ने 7 बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। पिछले हफ्ते भी नीतीश कुमार ने 8 जिलों का एरियल सर्वे किया था और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए थे। बाढ़ ने किस कदर बिहार को बेहाल कर दिया है, बाढ़ में जिंदगी कैसे बसर हो रही है और बाढ़ को लेकर सरकारी इंतजाम कितने पुख्ता है, इसका जायजा लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने पहले चरण में भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया और मधेपुरा का जायजा लिया, जबकि दूसरे चरण में मुख्यमंत्री ने पटना, नालंदा और नवादा का सर्वेक्षण किया। दरअसल हर साल की तरह इस बार भी बिहार के तकरीबन 10 जिले सैलाब का सितम झेल रहे हैं। यह है दरभंगा की तस्वीर।
जो बाढ़ की भयावहता बताने के लिए काफी है। लोग सड़क किनारे अंतिम संस्कार कर रहे हैं। दरभंगा समस्तीपुर मुख्य मार्ग के किनारे लोग शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी 1 मील शमशान घाट तक पहुंच चुका है। सड़क तो चालू है, लेकिन श्मशान घाट पूरी तरह से डूब चुका है। हर साल बाढ़ से हमारा श्मशान घाट डूबा रहता है। इसके लिए गवर्नमेंट आज तक कुछ नहीं किया। आज मजबूरी मैं रोड का फ्रंट साइड में मैं संस्कार करता हूँ। बहुत खतरा से हम लोग बच करके काम कर रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं। इधर मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का कहर अभी भी जारी है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मोतीपुर, मीनापुर, कांटी, बोचहा, मुसहरी और मुरौल प्रखंडों के इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। शहरी क्षेत्र में चंदवारा आश्रम घाट, अखाड़ा घाट और शेखपुरा इलाकों में हजारों घर पानी में डूब चुके हैं। एसडीआरएफ की टीम बाढ़ इलाकों में लगातार निगरानी कर रही है। पानी की गहराई 60 फीट से ज्यादा है, जिससे नदी के दोनों तटों पर भारी दबाव की स्थिति है। कि ये नदी के किनारे जितने भी मकान बने हुए हैं, यहाँ लगभग 300 ऐसे मकान हैं जो इसी तरीके से पानी में डूब गए हैं और यहाँ के लोगों का जो लाइफ है वह काफ़ी इंडेंजर्ड हो गया है, खतरे में आ गया है। उन्हीं के रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम बनाई गई है। पदाधिकारी हमारे साथ है। बाढ़ जैसे हालात में प्रशासन द्वारा सूचना मिलता है कि इस इलाके में पानी घुस गया है और जो ग्रामीण है वो अस्त व्यस्त हो रहे हैं, तो उनको निकालना निहायत ही ज़रूरी होता है। उसमें से सबसे पहले जो बुजुर्ग हैं और जो प्रेग्नेंट महिला है, गर्भवती महिला है, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाता है। मिथिलांचल के बाद अब जरा सीमांचल की तस्वीर देखिए, जहां अररिया के वार्ड नंबर 11 और 12 में लोग अपने ही हाथों से अपने आशियाने पर हथौड़ी चला रहे हैं, क्योंकि परमान नदी अपनी तेज धारा से सब कुछ लीलने पर आमादा है। शहर के इस हिस्से में रहने वाले लोगों का कहना है कि बीते 5 सालों में यहां से करीब 100 परिवार का घर नदी में समा चुका है। लगातार कटाव से यहां नदी की गहराई अधिक हो चुकी है, जिसकी वजह से कभी भी हादसा होने का खतरा है। और ये खतरा का घंटी है। सब यहाँ गरीब वर्ग के लोग रहते हैं। जमीन इतना महंगा मिलता है। रोड भी जाकर के हाल ही में बना, बिजली का खूंटा लगा, सब लगा। और आगे अगर कटाव अगर रोकथाम नहीं होगा तो ये धार है, ये धार में अगर जाकर के करंट बहुत ज़्यादा रहता है तो ये फोर मार सकता है और इधर आगे भी नुकसान कर सकता है। दरअसल मानसून की शुरुआत में ही भारी बारिश की वजह से इस बार समय से पहले ही बाढ़ आ चुकी है। राज्य के 10 से अधिक जिले बाढ़ प्रभावित हैं। हजारों की आबादी जिंदगी के लिए जल से जंग लड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार, अररिया से सतीश कुमार और दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट। और हवाई सर्वेक्षण करने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद सीएम ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए हैं, 10 बड़ी बातें जान लेते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा, सभी जिला अधिकारियों को कहा कि अपने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लें। अधिकारी बाढ़ से क्षति का आकलन करें और यह भी निर्देश दिए गए कि जहां भी जरूरत हो फौरन सहायता मुहैया कराएं। इसके साथ ही जिलों में बारिश के हालात पर नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ की क्या वजह है, क्या कारण है और उन कारणों पर पैनी नजर बनाए रखने की सलाह भी दी गई है। हर प्रकार से लोगों की मदद करनी है, ये निर्देश दिए गए हैं। राहत कैंपों में आरटी-पीसीआर की जांच की व्यवस्था हो, राहत कैंपों में टीकाकरण की भी पूरी व्यवस्था हो और इसके साथ ही कहा गया है कि 7 जिलों का सीएम ने एरियल सर्वे आज किया है। पिछले हफ्ते 8 जिलों का सीएम ने हवाई सर्वे किया था। बिहार के सियासत में तमाम सियासी दल का सोशल मीडिया पर भी फोकस हो रहा है। जेडीयू ने पहली बार प्रवक्ताओं को हर दिन बयानों के साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का टास्क दिया है। वहीं जेडीयू के नए तेवर को लेकर आरजेडी ने भी पलटवार किया है। नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय विमर्श में बिहार जैसे पिछड़े राज्य में
जो विकास के मापदंड स्थापित किए हैं वह वैसे लोग जिनका विकास से कोई लेना देना नहीं है अनर्गल टिप्पणी करते हैं। तो स्वाभाविक है, सच तो सच होता है, हर कोई कबूल कर रहा है। और हमारी पार्टी के प्रवक्ताओं की शानदार और जानदार टीम भाषाई उन्मादी का भी हम मुकाबला करेंगे और अपनी उपलब्धियों को, सामाजिक जकड़न को और समाज में बगैर तनाव पैदा के जो मौन परिवर्तन हमने किया है, तो निश्चित रूप से उसका गांव आधारित विकास का आने वाले दिनों में जो विरोधी बोलेंगे उनके गांव के विकास का खाका बिहार की जनता के सामने रखेंगे। नीतीश कुमार जी लाख यत्न कर लें, डूबी हुई आभा पर रंग नहीं चढ़ता और नीतीश कुमार जी की आभा पूरी तरह से डूब चुकी है। रंग पिरोने की कोशिश हो रही है वही घिसी पिटी टीमों के साथ, जिन टीमों के चाल चरित्र और चेहरे को बिहार की जनता बाखूबी जानती है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बिहार सरकार लगातार अभियान चला रही है, लेकिन पटना में अब तक 200 से ज्यादा परिवार ने वैक्सीन नहीं लिया है। हार्डिंग पार्क के पास ऐसे ही 200 से ज्यादा परिवार अस्थायी तंबू में रहते हैं, जिनके पास ना तो कोई मेडिकल की टीम पहुंची है और ना ही लोग खुद वैक्सीन ले रहे हैं। जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। सरकार कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लगातार अभियान चलाने में जुटी हुई है और सरकार का लक्ष्य भी है कि 31 दिसंबर तक राज्य के 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया जा सके। लेकिन राजधानी के ही आर ब्लॉक चौराहा के पास हार्डिंग पार्क है, जहां पर तकरीबन 200 परिवार ऐसे हैं जिन्हें अब तक टीका नहीं दिया गया है। तो देखिए, ये खाना बदोश की तरह जिंदगी जीते हैं जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और पिछले 20 साल से बिहार में ही यानी पटना में ही इसी तरह से बेघर होकर खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। तीसरी लहर आने वाली है और संभावित तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग जहां पूरी तरह से जुटा हुआ है, वहीं देखिए ये पूरा जो बस्ती आप देख पा रहे हैं राजधानी में, ये पूरी बस्ती जो है अब तक टीके से वंचित है। जरा लोगों से हम बात करते हैं कि आखिर अब तक कोई टीम पहुंची है कि नहीं। अभी तक तो कोई नहीं पहुंची है। कोई नहीं जी नहीं। कितने परिवार हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग 100-150 झोपड़ी है। अच्छा जी, बहुत आबादी है यहाँ। बहुत आबादी है। कहाँ के रहने वाले हैं? जिला सोनभद्र। तो कोरोना का टीका नहीं लिए? नहीं, क्यों? अभी नहीं किए कोई लगाने के लिए। टीका मर जाता है आदमी। कौन बोल दिया जा रहा है ना, पहले शुरू में मर गया आदमी टीका। उससे जान बचेगा ना, संक्रमण नहीं फैले। नहीं, जान बचता है, जान कहाँ बचता है टीका लगाने में। तो ये कहीं ना कहीं भ्रम की भी स्थिति बनी हुई है और उत्तर प्रदेश के ये लोग हैं जिनके पास उत्तर प्रदेश का आधार कार्ड है भी, लेकिन ये लोग टीका लेना नहीं चाहते। अगर आप देख रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग रह रहे हैं और निश्चित रूप से सरकार से भी अपील है कि आर ब्लॉक के पास ये बस्ती है और तकरीबन 250 झुग्गी झोपड़ी यहाँ पर नजर आ रहा है। तो सरकार को चाहिए कि मेडिकल टीम गठित करके लोगों को यहाँ पर कोरोना का टीका दिया सके ताकि जो संक्रमण का खतरा है वो कम हो सके। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। मोकामा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर रेलवे के जूनियर इंजीनियर पंकज कुमार की हत्या कर दी गई है। समस्तीपुर में तैनात थे जूनियर इंजीनियर पंकज कुमार। शकरवार टोला के पास अपराधियों ने गोली मारकर पंकज की हत्या कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त मोकामा से बता दें जहां पर रेलवे इंजीनियर पंकज कुमार की हत्या कर दी गई है और यह हत्या अपराधियों ने गोली मारकर की है। शकरवार टोला के पास अपराधियों ने गोली मारी है और आपको बता दें समस्तीपुर में जूनियर इंजीनियर के तौर पर रेलवे में तैनात थे पंकज कुमार। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है।
और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।